प्रिय छात्रों, आज वेतन के अंतर्गत अपने देखेंगे ग्रेच्युटी एवं पेंशन। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्या होती है। ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी होती है रिवार्ड ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का प्रतिफल। अब बात आती है कि किसी कर्मचारी को यदि नियोक्ता द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है तो उस स्थिति में ग्रेच्युटी कितनी कर मुक्त होगी, इसके क्या आयकर अधिनियम के अंतर्गत नियम है, उनका आज अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो बात आती है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी है या स्थानीय सत्ता का कर्मचारी है, ऐसी दशा में जो ग्रेच्युटी प्राप्त होगी वो कर मुक्त। सरकारी कर्मचारी या स्थानीय सत्ता के कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी कर मुक्त होगी। फिर आती है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के कर्मचारी की दशा में। जहाँ पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, वहाँ पे यदि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी। वास्तविक प्राप्त राशि, सेवा काल के वर्ष मल्टीप्लाइड बाई 15/26 मल्टीप्लाइड बाई मासिक वेतन। अधिकतम 20 लाख, पहले ये 10 लाख थी, अभी ये अधिकतम 20 लाख रुपए है। अब जो बात है कि सेवा की अवधि की गणना के लिए 6 माह से अधिक की अवधि को संपूर्ण वर्ष माना जाएगा। यदि किसी की सेवा अवधि 10 साल और 10 महीने हैं तो उसको 11 वर्ष माना जाएगा, पूर्ण वर्ष। यानी कि 6 माह से अधिक की अवधि है तो उसे 1 वर्ष माना जाएगा। मान लीजिए सेवा की अवधि 10 साल 4 माह है तो उसको 10 माह ही माना जाएगा, 6 माह से कम की अवधि को छोड़ दिया जाएगा। वेतन का तात्पर्य मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। मौसमी उपक्रमों की दशा में 15 दिन के स्थान पे 7 दिन। बी जो बिंदु है सेवा काल के वर्ष इंटू 15/26। यदि मौसमी उपक्रम है जहाँ की सीजनेबल जो है अंडरटेकिंग्स है, वहाँ पर आप 15 के स्थान पे 7 दिन कंसिडर करेंगे। अब बात आती है कि ये लागू कहाँ होता है। जैसे आपको पता है ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम ये लागू होता है वैधानिक निगमों, कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों एवं ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान जहाँ 10 या अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हो के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। अब बात आती है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के 72 के अलावा कौन सी स्थिति हो सकती है। पहला सरकारी कर्मचारी, दूसरा ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कर्मचारी, तीसरा है अन्य कर्मचारी। यदि ऐसा कर्मचारी जो कि सरकारी भी नहीं है, 1900 ग्रेच्युटी भुगतान 1900 अधिनियम 72 के तहत भी नहीं है, तो वो अन्य कर्मचारी कहलाएगा। और उसको यदि ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो उसके लिए कर मुक्ति के लिए क्या नियम है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि कर मुक्त होगी। पहला वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा सेवा काल के पूर्ण वर्ष गुणा 1/3 गुणा एक औसत मासिक वेतन, अधिकतम 20 लाख। अब देखिए यहाँ सेवा काल की गणना के लिए वर्ष के भाग पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है। यदि किसी कर्मचारी की सेवा मान लीजिए 10 साल 10 माह है तो भी पूर्ण वर्ष का मतलब है आप उसको 10 ही मानेंगे, उसको 11 वर्ष नहीं करेंगे। जैसे कि ग्रेच्युटी अधिनियम भुगतान अधिनियम 1972 के तहत जो है 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मान लिया। यहाँ पूर्ण वर्ष सेवा काल के पूर्ण वर्ष ही लेना है। औसत मासिक वेतन का तात्पर्य तुरंत पूर्व के 10 माह का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार प्लस बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन। देखिए वहाँ पर जो ग्रेच्युटी भुगतान ये ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 है, उसके तहत तो वेतन का तात्पर्य मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता है। यहाँ पर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों एज पर सर्विस कंडीशन, इसके साथ साथ बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो वो औसत मासिक वेतन आएगा।
वहाँ पे बी पॉइंट में देखिए 15/26 यानी कि वर्किंग डेज हमने जो है 26 माने, इसलिए 26 से डिवाइड किया। एक से अधिक नियोक्ताओं से यदि ग्रेचुटी प्राप्त होती है तो भी अधिकतम जो सीमा है 20 लाख रुपए कर मुक्ति की। मान लीजिए किसी को एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए कार्यरत करने पे, तो पहले नियोक्ता से भी प्राप्त हुई, दूसरे नियोक्ता से भी ग्रेचुटी प्राप्त हुई, तो लिमिट जो है अधिकतम वो किसी भी परिस्थिति में 20 लाख से अधिक नहीं होगी। पेंशन सेवानिवृत्ति के पश्चात जो राशि प्राप्त होती है एक प्रति माह, वो कहलाती है पेंशन। अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A क्या पेंशन कर योग्य है या कर मुक्त है, इसके बारे में हमें सोचना होगा, समझना होगा। यदि किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को प्रति माह पेंशन प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं नॉन कम्यूटेड पेंशन, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। यानी कि पेंशन, प्रति माह पेंशन प्राप्त होने वाली पेंशन जो है कर योग्य होगी। ऐसा नहीं है कि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपको पेंशन मिल रही है, वो कर योग्य नहीं है, कर योग्य है। अब ये बात आती है कि आप उस कर सीमा के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते, वो अलग बिंदु है, वो बाद में देखेंगे। अभी तो आपको ये याद रखना है कि यदि प्रति माह किसी कर्मचारी को पेंशन प्राप्त होती है तो वो कर योग्य यानी कि वेतन का भाग माना जाएगा। एक मुश्त पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, कुछ कर्मचारी उसको अपनी पेंशन का 2/3, 1/3 जो भी नियम अनुकूल है, वो कम्यूटेड मतलब एक मुश्त पैसा प्राप्त करते हैं। तो उस संबंध में आयकर के क्या नियम है कर मुक्ति के, वो देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यदि कोई कर्मचारी कम्यूटेशन करवाता है तो कर मुक्त है, कम्यूटेशन उसके लिए कर मुक्त। गैर सरकारी, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और वो कम्यूटेशन करवाता है तो उस स्थिति में पेंशन के साथ ग्रेचुटी प्राप्त होने पर, इफ पेंशन एंड ग्रेचुटी रिसीव बोथ, किसी कर्मचारी को पेंशन भी मिल रही है और ग्रेचुटी भी मिल रही है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो उस स्थिति में स्वीकृत पूरी पेंशन की एक मुश्त राशि का 1/3 भाग कर मुक्त होगा। एक मुश्त राशि का 1/3, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द पेंशन एग्जेम्प्टेड, जो हमारे 1/3 है वो कर मुक्त होगी इसके अंतर्गत। यदि पेंशन के साथ ग्रेचुटी नहीं मिलने पर, कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जिसने ग्रेचुटी का भुगतान नहीं किया या ग्रेचुटी नहीं दे रहे हैं, केवल पेंशन नहीं दे रहे हैं, इफ ओनली पेंशन रिसीव्ड, तो उस स्थिति में कर मुक्ति कितनी होगी? स्वीकृत पूरी पेंशन का 1/2 भाग, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ द पेंशन एग्जेम्प्टेड। थैंक यू।